सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक 19 रहेगा, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं गुप्ता गुप्ता के क्वेश्चन यहाँ पे। सो 161 तक हमने देखे थे एंड ये वाला क्वेश्चन आपने देखा था लास्टली, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ 162 यानी कि क्वेश्चन नंबर 162 हमारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड एज पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस फॉर द सेपरेशन ऑफ। बताइए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हमारे पास होते हैं उनका आप किस लिए यूज़ करते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का SO2 पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, NOx हाइड्रोकार्बन या फिर पर्टिकुलेट मैटर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर को रोकने के लिए हम यूज़ करते थे, या फिर इनको बेसिकली सेपरेट आउट करने के लिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट दी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट अमंग दी फॉलोइंग। सो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सो देखिए, ओजोन, कार्बन मोनोक्साइड। सो कार्बन मोनोक्साइड हमारा नहीं आएगा यहाँ पे। देन हमारे पास है पैन एंड ओजोन। सो हमारा पैन एंड ओजोन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन इसमें थे, क्योंकि ये पूछ रहा था सेकेंडरी। सो पैन एंड ओजोन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 164, द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स काज्ड बाई इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज। ध्यान दीजिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट काज्ड बाई इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन के टाइम हमारे पास किसका प्रोडक्शन होता है? CO, दैट इज कार्बन मोनोक्साइड का। सेलेक्ट दी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स अमंग दी फॉलोइंग। अब की बार आपको प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। देखिए, यहाँ पे ओजोन आ रहा है, यहाँ पे ओजोन आ रहा है, देन यहाँ पे ओजोन आ रहा है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो दीज आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट, according to National Ambient Air Quality Standard NOx, the permissible limit daily average for RSPM। RSPM means RSPM, इट इज़ R यहाँ पे रेस्पायरेटरी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फुल फॉर्म ऑफ RSPM, इट इज़ रेस्पायरेटरी पर्टिकुलेट मैटर हमारे पास, दैट इज रेस्पायरेटरी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। एंड यहाँ पे आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है किसकी? ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहा है RSPM की। दैट इज, नाउ वी नो दैट जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हमारे पास होता है, वन इज हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर 10, एंड दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ PM2.5। एंड वी नो दैट PM2.5 हमारे पास ज़्यादा खतरनाक रहता है। एंड यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है? डेली एवरेज। वन इज हमारे पास एनुअल एंड दूसरा यहाँ पे डेली पूछ रहा है। सो देयरफॉर हम इन दोनों में से किधर की ओर जाएंगे? हम जाएंगे ऑन सेफर साइड। मीन्स हम यहाँ पे डेंजरस को पिक करते हैं, जो इन दोनों में से ज़्यादा डेंजरस है, दैट इज़ PM2.5। एंड इसकी जो कंसनट्रेशन हमारे पास है दैट इज़ जनरली 60 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब, मगर ये है ऑन डेली बेस। क्लियर, जो मैंने आपको चार्ट दिया था, इट इज़ ऑन डेली बेस। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 यहाँ पे हम चूज़ करेंगे, ना कि यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर 10 की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि वी हैव टू बी ऑन सेफर साइड। नेक्स्ट, द सेपरेट टावर कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल। सेपरेट टावर हमारा किस लिए यूज़ होता है? गेशियस एयर पोल्यूटेंट या फिर पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट, बोथ एंड बी, या फिर नन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी बोथ, दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए, चाहे गेशियस पोल्यूटेंट हो या फिर पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अगेन नॉक्स के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एंड इस बार एनुअल एवरेज अगेन पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे डेली एवरेज पूछा था, यहाँ पे एनुअल एवरेज पूछ रहा है किसकी? आर्सेनिक की। नाउ जो आर्सेनिक हमारे पास होता है, अगर हम आर्सेनिक की बात करें, इसका जो एनुअल एवरेज हमारे पास रहता है, इसका डेली वेरिएशन हम नहीं देखते हैं, इसका जनरली हम एनुअल ही देखते हैं। एंड इट इज़ 6 Ng पर मीटर क्यूब। एन यहाँ पे हमारे पास नैनोग्राम। सो इट इज़ 6 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब। जनरली आपको याद ही यहाँ से रखना है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द आउटर एटमॉस्फेयर में रिजल्ट इन इंक्रीज्ड हार्ट अटैक, स्किन कैंसर। देन सो यहाँ पे स्किन कैंसर विल बी राइट ऑप्शन, क्योंकि डिप्लीशन किसका? ओजोन लेयर का। नेक्स्ट, द रेन इज जनरली टर्म्ड एज एसिडिक इफ इट इज pH वैल्यू ऑफ रेन फॉल्स बिलो। सो अगर pH वैल्यू हमारे पास बिलो 5 यहाँ पे फॉल करेगा, आप ये मानिए 4.8, 4.9, सो दैट इज टर्म्ड एज एसिडिक रेन। नेक्स्ट, द एसिड रेन्स आर काज्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, SO2 ओजोन, Gini, SO2 NOx। सो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी यहाँ पे। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस साउंड लेवल्स इन डेसिबल, साउंड प्रेशर लेवल्स आर यूजुअली अडॉप्टेड ऑन ए रेफरेंस स्केल। बताइए, रेफरेंस स्केल हमारा क्या रहता है? 10 माइक्रोपास्कल, 20, 50 या 100। सो इट इज़ हमारा 20।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अगेन यहाँ पे नेशनल ईयर एम्बियंट क्वालिटी स्टैंडर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है एंड यहाँ पे पूछ क्या रहा है एनुअल एवरेज। अच्छा, अगेन ज़्यादातर मेजॉरिटी 99% क्वेश्चन पूछेगा आपको रेजिडेंशियल एरिया के लिए। SO2, NO2, NH3, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन हमारे पास है यहाँ पे अमोनिया। सो राइट ऑप्शन विल बी हमारे पास 50, 40 एंड 100। अमोनिया का आपको याद रखना है, अमोनिया के लिए भी हमारे पास क्या होता है, अमोनिया के लिए भी हमारे पास 100 होता है। जैसे हमारे पास PM10 के लिए कितना होता है 100, बट दैट इज़ जनरली हमारे पास 24 आवर वाला। सो अमोनिया के लिए जो एनुअल रहता है इट इज़ हमारे पास जनरली 100। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हमारा रहेगा। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ चिमनी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ 27 kg पर आवर ऑफ SO2 एमिशन। देखिए न्यूमेरिकल पूछा है किसके ऊपर, हाइट ऑफ चिमनी आपको निकालनी है। एंड मैंने आपको दो बताए थे, वन इज फॉर SO2 एमिशन, दूसरा पर्टिकुलेट मैटर के लिए। नाउ अगर आपको याद होगा SO2 एमिशन के लिए जो हाइट होती थी हमारे पास इट इज़ 14 Q रेज्ड पावर 1/3, Q रेज्ड पावर 1/3 हमारे पास। नाउ Q यहाँ पे आपको कितना दिया गया है 27 kg पर आवर। सो इट इज़ सिंपली 14, आप अंदर Q की जगह डालोगे 27, पावर में हमारे पास 1/3 दैट इज 0.33। नाउ 1/3 मीन्स क्यूब रूट, सो इट विल बी 14। 27 का क्यूब क्या होता है, सो इट इज सिंपली 3 इंटू 14 यानी कि 14 3 बार, सो इट विल बी 42। सो 42 मीटर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एंड फार्मूला आई बिलीव कि आपको याद ही होगी, H इज इक्वल टू 14 Q रेज पावर 1/3। पर्टिकुलेट मैटर के लिए आप खुद मेंशन करिए कि पर्टिकुलेट मैटर की फार्मूला क्या होती है। नेक्स्ट, इफ द एक्चुअल हाइट ऑफ स्टैक इज 150 मीटर। देखिए अगेन सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लॉजिक लगाना है। इफ़ द एक्चुअल हाइट ऑफ ए स्टैक इज़ 150 मीटर, आपको स्टैक दी गई है, फॉर एग्जांपल ये है आपकी चिमनी। सो आपको यहाँ पे एक चिमनी दी गई है, हाइट आपको मेंशन की गई है 150 मीटर एंड प्ल्यूम हाइट, एंड जो चिमनी से धुआं निकल रहा है दैट इज़ प्ल्यूम। सो इसकी हाइट जो दी गई है दैट हैज़ बीन गिवन 8 मीटर। देन द इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टैक, सो आपको इफेक्टिव हाइट बतानी है कि इफेक्टिव हाइट हम क्या लेते हैं। एंड यहाँ पे भी फॉर्मूला बताया था इफेक्टिव हाइट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपली इसमें आप क्या कर दोगे, जो बेसिकली यहाँ पे प्ल्यूम की हाइट है वो आप एडअप करोगे, सो इट विल बी 158 आपका डायरेक्टली आंसर रहेगा। सो 158 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन द एडियाबैटिक लैप्स रेट इज मोर देन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। सो दो चीज़ें, एक हमने देखा था एडियाबैटिक लैप्स रेट, दूसरा हमने देखा था इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर एडियाबैटिक लैप्स रेट हमारा ज़्यादा है, सो बताइए हमारे पास जो हमारे पास बेसिकली ELR है या फिर जो हमारे पास कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन होगी। क्लियर, जो लैप्स रेट हमारे पास होगी वो किस टाइप की होगी। सो जब भी ALR इज ग्रेटर देन ELR, सो इट इज़ हमारे पास सब एडियाबैटिक। सो ये कौन सी कंडीशन रहती है, ये हमारे पास सब एडियाबैटिक कंडीशन रहती है, दैट इज स्टेबल कंडीशन। क्लियर, सो दिस इज हमारे पास सब एडियाबैटिक या फिर स्टेबल कंडीशन। अब अगर ELR ग्रेटर होता है ALR से, तब ये हमारे पास क्या होती है सुपर एडियाबैटिक, एंड सुपर एडियाबैटिक हमारे पास क्या होती है अनस्टेबल कंडीशन। चीज़ें हमने देखी है कहाँ पे, जब हमने एयर पोल्यूशन मेट्रोलॉजी पढ़ा था। सो देखिए, व्हेन द एडियाबैटिक लैप्स रेट इज मोर देन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, सो इट इज सब एडियाबैटिक। अच्छा सब एडियाबैटिक। फिर व्हेन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज मोर देन एडियाबैटिक, अब की बार ये वाला लॉजिक आपसे पूछ रहा है ELR ग्रेटर देन ALR, सो इट इज़ हमारे पास व्हाट सुपर एडियाबैटिक या फिर अनस्टेबल कंडीशन। सो इट इज सुपर एडियाबैटिक या फिर अनस्टेबल कंडीशन। एंड यहाँ पे जो नाक्स का टेबल मैंने आपको बताया था, नाक्स में मैंने आपको बताया था जनरली 12 पोल्यूटेंट्स को हम लेते हैं। इसमें हम किन पोल्यूटेंट्स को लेते हैं, AQI, अगर आपको याद होगा। क्लियर, AQI के लिए जो ट्रिक बताई थी। क्लियर, अच्छा फिर एक तो AQI के पोल्यूटेंट्स हमारे पास जो 8 पोल्यूटेंट्स आते थे, फिर और 4 हम क्या लेते थे, बेंजीन आपके पास हो गया, फिर बेंजोपायरीन हो गया, फिर निकल हो गया एंड आर्सेनिक हो गया। ये 4 एक्स्ट्रा होते हैं AQI के कंपैरिजन में। क्लियर, AQI के कंपैरिजन में। एंड जनरली मैंने आपको वहाँ पे लेड तक इंपॉर्टेंट बताया था कि लेड हमारा इंपॉर्टेंट, मतलब लेड तक जितने भी थे, फॉर एग्जांपल SO2, NO2, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ओजोन वगैरह, उनका मैंने आपको डेटा दिया था। आप साथ में क्या कर सकते हो, बेंजोपायरीन, यानी कि आप ओवरऑल मतलब पूरे टेबल का भी डेटा याद रख सकते हो। बेंजोपायरीन हो गया, या फिर हमारे पास बेंजीन हो गया, या फिर हमारे पास आर्सेनिक हो गया, निकल हो गया, अमोनिया हो गया। आप इनका भी क्या कर सकते हो, आप इनका भी याद रख सकते हो। एंड जनरली याद कौन सा रखना है, इनके लिए रेजिडेंशियल ही याद रखना है। फॉर एग्जांपल बेंजो
पायरीन की अगर हम बात करें, जो बेंजोपायरीन हमारे पास है उसके लिए जो वैल्यू रहता है जनरली, एंड यहाँ पे एनुअल ही हम देखते हैं जो वैल्यू रहता है दैट इज़ जनरली 1 हमारे पास। अच्छा, बेंजीन की अगर मैं बात करूं इसके लिए जो वैल्यू रहता है 5, जो 24R वाला है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया इसमें। फिर आर्सेनिक की अगर आप बात करोगे, आर्सेनिक के लिए 6 हमारा रहता है, चाहे एनुअल हो या फिर डेली हो। एंड आर्सेनिक के लिए जनरली आप नैनोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से क्या करते हो, मेजर करते हो। फिर निकल की अगर हम बात करें, निकल के लिए हमारा 20 आ जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे भी इसका वैल्यू नहीं है, निकल के लिए भी मेंशन किया गया है एनुअल ही। एंड देन अगर हम बात करें अमोनिया के लिए, अमोनिया के लिए 100, एंड अगेन ये एनुअली ही मेंशन किया गया है। क्लियर, ये एनुअली ही मेंशन किया गया है। सो इन सब के लिए मेजॉरिटी यहाँ पे क्या किया गया है, एनुअली ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप ये वैल्यूज़ जो हैं ये अगेन यहाँ पे याद रख सकते हो। क्लियर, इन वैल्यूज़ को आप याद रख सकते हो। जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज होते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इन सब का वहाँ पे सेम रिपीटेड यही रहेगा। क्लियर, इन सब का वही यहाँ पे सेम रहेगा उसके लिए भी, बट स्टिल आप इसको क्या करना, एक्स्ट्रा यहाँ पे याद रखना, जो मैंने SO2 हो गया, NO2, CO वगैरह जो आपको बताए थे। सो इसके अलावा आप इनको भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, बताइए टेम्परेरी हार्डनेस। सो टेम्परेरी की बात करता है, सो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हमारे पास। बिलू बेबी डिजीज दैट इज मिथेमोग्लोबिमीनिया इन चिल्ड्रन इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण होती है, ड्यू टू नाइट्रेट्स हमारे पास, बताया था कब ऑकर करेगी। फिर 2 सैंपल्स ऑफ वाटर A एंड B हैव pH 4.4, ए का pH कितना 4.4, दूसरे का pH कितना, दूसरे का pH ऑफ B, pH ऑफ A, pH ऑफ B कितना 6.4, डिफरेंस कितना pH 2। सो अगर डिफरेंस 1 होता है हमारे पास, एसिडिटी जो आपको बताया था 10 पावर n, सो एसिडिटी वैरी करेगी 10 टाइम्स। अगर डिफरेंस 2 यानी कि 10 पावर 2 यानी कि एसिडिटी वैरी करेगी 100 टाइम्स, सो इट इज़ 100। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ सेकंड लिस्ट आपको दी गई हैं। ग्राउंड वाटर, लेक वाटर एट बॉटम, केनाल वाटर, रिवर वाटर इन फ्लड्स, लो डीओ एंड कलर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्डनेस, लो ऑर्गेनिक कंटेंट एंड हाई डीओ, सिल्ट एंड बैक्टीरिया, हाई टर्बिडिटी एंड डीओ। नाउ देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका ग्राउंड वाटर है, क्लियर, जो आपका ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर मीन्स फॉर एग्जाम्पल रिवर में पानी आपका है। नाउ रिवर में क्या होते हैं, रिवर में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेडिमेंट्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं। जब वो फ्लो करेगा हमारे पास, उसमें क्या दिक्कत आएगी, वहाँ पे एक तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्डनेस की दिक्कत आएगी। क्लियर, हार्डनेस की दिक्कत आएगी। फिर हमारे पास अगर हम लेक वाटर एट बॉटम की बात करेंगे, लेक वाटर जो हमारे पास है यानी कि लेक के अंदर पानी हमारे पास है। क्लियर, एंड बात कर रहे हैं बॉटम की। नाउ लेक में हमें पता है अगर हम लेक के बॉटम में जाए, जो डीओ कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, सो लो डीओ, एंड साथ में लेक के अंदर कलर वाली प्रॉब्लम भी होती है। सो यहाँ पे ए के लिए मैच कर रहा है फिलहाल 2 एंड बी के लिए मैच कर रहा है 1। फिर केनाल वाटर एंड रिवर वाटर की अगर हम बात करें इन फ्लड्स, इसमें हाई टर्बिडिटी एंड डीओ आपका आएगा। सो 3 के लिए मैच कर रहा है 5। सो जब भी हमारे पास रिवर वाटर में फ्लड्स आ जाते हैं, हाई टर्बिडिटी होती है एंड डीओ जो हमारे पास होता है जनरली लो ही होता है। सो हाई टर्बिडिटी फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। फिर इसके बाद केनाल वाटर की अगर हम बात करें, केनाल वाटर में लो ऑर्गेनिक कंटेंट एंड हाई डीओ हमारे पास होता है। सो ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे बैठ रहा है। सो ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 5 यहाँ पे अच्छे से बैठ रहा है बाकी के कंपैरिजन में। आगे बढ़िए, 182 हमारे पास। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इट इज़ डेली मास करूँ। नाउ जो डेली मास करूँ हमारे पास होता है, अगेन इसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इसको हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये उसका डिटेलर टॉपिक हमारे पास होता है, बट स्टिल क्वेश्चन यहाँ पे इट इज़ मोर इररिलेवेंट हमारे पास एंड पूछे जाने के चांसेस काफ़ी कम है। मतलब अगर एग्जामिनर का दिमाग मतलब हट गया एंड उसने कॉपी पेस्टर लाया, अदरवाइज नहीं डाल सकता है क्योंकि इट इज़ इररिलेवेंट हमारे पास। फिर भी हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। देखिए डेली मास करूँ हमारे पास, एक साइड से आपको क्या दिया गया है, एक साइड से आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है एंड दूसरे साइड यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है कि इसके लिए एक सर्विस रिजर्वायर के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको डिमांड दी गई है कि पानी की डिमांड कैसे हमारे पास है, एंड यहाँ पे सप्लाई यानी कि जो रिजर्वायर हमारे पास बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल एलिवेटेड रिजर्वायर
एंड यहाँ से इसको सप्लाई आ रही होगी, क्लियर, पीछे से इसको सप्लाई आ रही होगी एंड यहाँ से ये लोगों की डिमांड जो है वो फुलफिल कर रहा होगा। नाउ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर इज गिवन बाय, सो मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी आपको निकालनी है रिजर्वायर की। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे बी को एंड यहाँ पे ए को, नाउ बी जो बेसिकली है यहाँ पे बी जो यहाँ पे है, ये बी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है एंड ए यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, क्लियर, बी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है एंड ए यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है। दिस पॉइंट हियर, अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे, सो बी जो मेरे पास है, क्लियर, बी जो मेरे पास है दैट इज बी वाला पॉइंट, ये चीज़ डिनोट कर रहा है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिमांड, क्लियर, डिमांड, एंड इस टाइम सप्लाई यहाँ पे हमारे पास है, यानी कि सप्लाई कुछ भी नहीं है, मतलब सप्लाई जो है उसका वैल्यू है कुछ, बट इस हिसाब से यानी कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम के हिसाब से बिल्कुल अभी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे मतलब टाइम अगर आप देखोगे टाइम कुछ ना कुछ ऑकर कर रहा है, बट वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे कितना है, 0, यानी कि आप ये मानिए लो सप्लाई हमारे पास है, क्लियर, या फिर नील सप्लाई। सो इस केस में जब बी कोऑर्डिनेट को आप देख रहे हो, बी कोऑर्डिनेट इज डिमांडिंग कि हमारे पास जो डिमांड है, डिमांड इज वेरी ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। सिमिलरली अगर आप ए देखोगे, देखिए ए किसके ऊपर लाई कर रहा है, ए वाला ये कोऑर्डिनेट हमारे पास, ए डिनोट कर रहा है हमारे पास कि जो हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई इज़ वेरी ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई जो है बेसिकली दैट इज़ वेरी ग्रेटर देन डिमांड। एंड जनरली जो हमारे पास कैपेसिटी होती है एक सर्विस रिजर्वायर की, जो कैपेसिटी हम लेते हैं, हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ का बेसिकली समीशन लेते हैं, या फिर ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं इनका समीशन हम लेते हैं। सो इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास, इट इज़ ए प्लस बी जनरली, क्लियर। सो अगर आप याद रखना चाहते हो आप इसको याद रख सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इफ प्रेजेंट इन वाटर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर डज नॉट रिड्यूस दी, बताइए क्लोरीनेशन किसको रिड्यूस नहीं करेगा, अमोनिया कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर, बीओडी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वी नो दैट अगर अमोनिया कंटेंट होगा क्लोरीनेशन आपका क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, क्लियर, जो हमारे पास अमोनिया कंटेंट है। अगर ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, बीओडी कम करेगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम नहीं करेगा। सो इट डज नॉट रिड्यूस, ये डी हो। सो बेटर ऑप्शन इज, सो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास होता है। सो अमोनिया कंटेंट कम करेगा, ऑर्गेनिक मैटर कम, बीओडी कम, सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम नहीं करेगा। नेक्स्ट, डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय एडिंग, सो इट इज हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट, जो अलग अलग डिक्लोरिनेटिंग एजेंट्स हमने देखे थे। द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड ऑन डिटेंशन टाइम, डेप्थ, लेंथ एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो डिटेंशन टाइम एफिशिएंसी जो होती है हमारे पास वो डेप्थ ऑफ टैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स रिड्यूस सैलिनिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी ऑफ वाटर को इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन रिड्यूस करेगा, फ्लोक्युलेशन एंड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, आरओ या फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस। नाउ आपके पास गिवन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 1 and 2, 3 and 4, सो दो ऑप्शन इसने चूज किए हैं एंड आपसे पूछ रहा है कि सैलिनिटी को आप कैसे क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। सो आरओ एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस आर दी बेस्ट ऑप्शन है। सो देयरफॉर रिवर्स ऑस्मोसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस हम करते हैं ताकि हम क्या करें, साल्ट कंटेंट कम करें। सो 3 and 4। नेक्स्ट देखिए, अ सिटी सप्लाई ऑफ 15,000 cubic meters of water per day is treated with a chlorine dosage of 0.5 mm. For the purpose, for this purpose, the requirement of 25% bleaching powder per day would be, and ऐसे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कहाँ पे दिए थे, जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी ऐप पे, आपको वहाँ पे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एंड मैंने वहाँ पे तरीका भी सिखाया था कैसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि क्लोरीन डिमांड वाला क्वेश्चन जो है इसको फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्लियर, इसको फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। नाउ अगर आप देखोगे, एंड मैंने आपको एक फॉर्मूला भी सिंपली बताई थी कि जो क्लोरीन डिमांड हमारे पास होती है, जो क्लोरीन डिमांड हमारे पास होती है, इट इज़ बेसिकली डेली डिमांड, इट इज़ हमारे पास बेसिकली डेली डिमांड इनटू डोज। अगर आप इसको याद रखना चाहते हो आप रख सकते हो, अदरवाइज आप लॉजिकली एंड यहाँ पे जो आपके पास यूनिट्स दिए गए हैं उनकी मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हो। डेली डिमांड आप ये मानिए इट इज़ बेसिकली डिस्चार्ज,
डेली डिमांड को आप और क्या कह सकते हो, डिस्चार्ज। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, क्लोरीन डिमांड इज डिस्चार्ज इनटू डोज, क्लियर, जो मैंने न्यूमेरिकल दिखाया था वहाँ पे। अच्छा, नाउ क्लोरीन डिमांड हमारे पास क्या है, डेली डिमांड और डिस्चार्ज इनटू डोज। सो पहले आपको क्या चाहिए, डेली डिमांड चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज कितना है। नाउ यहाँ पे आपको डिस्चार्ज गिवन है 15,000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर डे। सो आपको गिवन है 15,000 क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब पर डे। ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको डेली डिमांड दी गई है, क्लियर। ये आपको क्या दी गई है, डेली डिमांड। अच्छा, ये आपको मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से दी गई है, क्लियर, मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से दी गई है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ किसमें, लीटर पर डे के हिसाब से, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, मुझे इसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लीटर पर डे में आएगा। क्यों, सिंपली आप याद रखो, 1 मीटर क्यूब के अंदर हमारे पास 10⁻³ लीटर्स आते हैं। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 10⁻³ लीटर्स, क्लियर, 10⁻³ लीटर्स हमारे पास। सो आई कन्वर्टेड मीटर क्यूब इंटू लीटर पर डे, क्लियर, लीटर पर डे। सिंपली मैंने ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया। नाउ ये तो हमारे पास मतलब डेली डिमांड जो है वो गिवन थी, या फिर डिस्चार्ज गिवन था। एंड वहाँ पे मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाया था जहाँ पे हमने डेली डिमांड निकाला था, क्लियर, डिस्चार्ज वहाँ पे निकाला था हमने। यहाँ पे तो आपको गिवन है ऑलरेडी कि इतना हमारे पास डेली डिमांड। अदरवाइज आपको पॉपुलेशन वगैरह जो है, पॉपुलेशन देगा, फिर बोलेगा पर हेड के हिसाब से इतने लीटर्स पर डे आपको दे रहा है। फिर उस केस में आपको पहले पॉपुलेशन जो गिवन है एंड जो आपको लीटर पर डे वाला डेटा गिवन है, पहले आपको वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका डेली डिमांड यहाँ पे निकल के आएगा, याद है ना, फिर आपका डेली डिमांड यहाँ पे निकल के आएगा। नाउ इसके बाद हम सीधे अब देखेंगे कि डेली क्लोरीन डिमांड कितना होगा हमारा, डेली क्लोरीन डिमांड। सो इट इज सिंपली डेली क्लोरीन डिमांड हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज इनटू डोज। डोज आपको गिवन है कितना, 0.5 ppm। सो लीजिए, सो दिस इज यहाँ पे 15,000 इंटू 10⁻³ इंटू डोज आपको दिया गया है 0.5 ppm, ध्यान दीजिए 0.5 ppm। एंड ppm मीन्स हमारे पास, ppm का मतलब क्या होता है, mg पर लीटर। सो दिस इज mg पर लीटर। नाउ क्यों ना, क्योंकि आंसर हमारा केजीज में आने वाला है, क्यों ना यहीं पे हम 0.5 mg पर लीटर को कन्वर्ट करें किसमें। सो दिस इज आपके लिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप मतलब सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो, जिसको ये चीज़ें आती होंगी। नाउ 0.5 mg पर लीटर, सो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए दिस इज 0.5 एंड 1 mg जो हमारा होता है, अगेन mg का कन्वर्जन, 1 mg हमारे पास होता है 10⁻⁻6 kg, क्लियर, 10⁻⁻6 kg। सो ये कन्वर्जन यहाँ पे सिंपली आप लगाओगे, क्लियर। सो इट विल बी इंटू में हमारे पास 10⁻⁻6, अच्छा kg, अच्छा आपको क्या दिया था, mg पर लीटर, सो kg पर लीटर यहाँ पे, नाउ kg पर लीटर। एंड यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हो, लीटर पर डे के हिसाब से, डेली डिमांड है ना, लीटर पर डे के हिसाब से। नाउ दिस विल बी सिंपली इक्वल टू, देखिए 15,000 इंटू 0.5 मतलब आधा, यानी कि 15,000 को आपको आधा करना है, वो कितना होगा, 7,500 है ना, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 हमारे पास। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, ये था लीटर पर डे के हिसाब से, जो mg पर लीटर है इसको आपने kg पर लीटर में लाया, सो लीटर और लीटर गया, सो ये जो वैल्यू निकलेगा ये आपका kg पर डे के हिसाब से अब निकलेगा, kg पर डे के हिसाब से। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ से 10⁻³ एंड यहाँ से हमारे पास 10⁻³ एंड -3 यहाँ पे कटा, सो यहाँ पे क्या बचा, -3। कैन आई राइट दिस एज 7.5 इंटू 10⁻³ एंड यहाँ पे 10⁻⁻3 बचा, ये और ये गया, सो आपके पास वैल्यू क्या बचा, 7.5। सो दिस इज 7.5 kg, इतना हमारे पास क्या है, डेली क्लोरीन डिमांड 7.5 kg, क्लियर, 7.5 kg। अभी हमारा आंसर नहीं आया, गलती नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमने ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली यूज़ किया है। फॉर दिस पर्पज दी रिक्वायरमेंट ऑफ 25% ब्लीचिंग पाउडर पर डे विल बी, इसने यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया है, सो ये हमने क्लोरीन डिमांड निकाली, बट इस यहीं से बोल रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में बेसिकली 25% क्लोरीन अवेलेबल है, सो 25% ब्लीचिंग पाउडर पर डे वुड बी कितना हमें रिक्वायर होगा। सो सिंपली इस वैल्यू में आपको 25% डिवाइड करना होगा, दैट इज़ हमारे पास 25% मतलब आपको यहाँ पे 0.25 डिवाइड करना पड़ेगा, 25 मतलब 0.25 आपको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड
आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। सो दिस विल बी हमारे पास ये बनेगा 75। अगर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 10, नीचे बनेगा 2.5। क्लियर, नीचे बनेगा 2.5, या फिर 750 डिवाइड बाई 25। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 25 5,000 हमारे पास, 25 अच्छा 25 3,000, 25 2 50, हाँ 25 3,000 कितना 75 एंड 0 सो 30 आपका आंसर निकल के आएगा। सो 30 kg आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर क्लियर। सो आई बिलीव, एंड बुक में अगर आप देख सकते हो मे बी किसी अलग तरीके से लिखा होगा। मुझे यही मतलब ईजी वे लगता है कि सिंपली आप ये फॉर्मूला का यूज़ करें। डेली क्लोरीन डिमांड हो गया डिस्चार्ज इनटू डोज। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आपको डोज पूछेगा, सो आप डेली क्लोरीन डिमांड डिवाइड बाय डिस्चार्ज करोगे। कहीं पे आपको डिस्चार्ज पूछेगा, आप डेली क्लोरीन डिमांड डिवाइड बाय डोज करोगे। क्लियर। सो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो कि जो डेली क्लोरीन डिमांड होता है दैट इज बेसिकली डेली डिमांड या फिर डिस्चार्ज इनटू डोज। क्लियर। एंड फिर यूनिट्स का यहाँ पे अच्छा खासा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है। क्लियर, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, फिगर आपको दिया गया है एंड आपसे पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज, यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। नाउ देखिए, दो कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकते हैं कि वन हमारे पास ग्रिड आयरन सिस्टम, दूसरा हमारे पास रिंग। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पाइप आपको दिया है दैट हैज़ बीन गिवन एक सेंट्रल मेन पाइप, दिस इज सेंट्रल मेन पाइप हमारे पास। नाउ जो रिंग सिस्टम होता है, रिंग में क्या होता है, जो हमारे पास मेन पाइप होती है दैट इज ऑल अराउंड आउटर पेरीफेरी। क्लियर, वो हर जगह से बट बेसिकली आउटर पेरीफेरी में इसको दिया जाता है। सो अगर ऐसे होता देन इट वुड हैव बीन रिंग सिस्टम, बट ये ऐसे है सो इट इज हमारे पास ग्रिड आयरन सिस्टम। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ ए वाटर आर गिवन। क्लियर, टर्बिडिटी इतना, कलर स्लाइटली येलोविश। अच्छा, इसके बाद pH 7.4, टेस्ट एंड ऑर्डर इंकी टेस्ट। अच्छा, डिजॉल्वर्ड सॉलिड 450, टोटल हार्डनेस 200, क्लोराइड्स इतना 100। अच्छा, सल्फेट्स 200, फिर फ्लोराइड्स 0.5, देन नाइट्रेट्स 30, देन कैल्शियम 75, मैग्नीशियम 30, देन आयरन यहाँ पे 3 आपको दिया गया है। सो इतना डेटा आपको गिवन है यहाँ पे। क्लियर, इतना डेटा आपको यहाँ पे गिवन है एंड ऐसा एक क्वेश्चन हमने गेट का ऑलरेडी देखा हुआ है। क्लियर, पीछे मतलब पीछे अगर आप देखोगे एमसीक्यूज, ऐसा एक क्वेश्चन हमने गेट का देखा था। नाउ फ्रॉम द डेटा गिवन अबो इट कैन बी इनफर्ड दैट दी वाटर नीड। सो आपको अब पूछेगा, इतना तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछने जा रहा है। आपसे अब पूछेगा कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है। क्लियर, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है। नाउ देखिए, अगर आप ऑप्शंस देखोगे, नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट डिसइंफेक्शन, ये बोल रहा है कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं देनी है बगैर डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन एक, फिर ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ आयरन हार्डनेस एंड डिसइंफेक्शन। सो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि आयरन हो गया, हार्डनेस हो गया एंड डिसइंफेक्शन। पहला ऑप्शन बोल रहा है खाली डिसइंफेक्शन। तीसरा ऑप्शन ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। अच्छा, फिर लास्ट ऑप्शन ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ आयरन, फिर टेस्ट, ऑर्डर एंड डिसइंफेक्शन आपको बोल रहा है। नाउ अगर आप देखोगे टर्बिडिटी, हमारे पास टर्बिडिटी का नया कोड है 1 to 5 NTU, बट पीछे जब ये क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइम हम 10 भी लेते थे। सो इतना तो चलेगा। अच्छा, फिर कलर स्लाइटली येलोविश, जी नहीं। pH 7.4 इतना चलेगा। टेस्ट एंड ऑर्डर, इनकी टेस्ट देखिए, अगेन टेस्ट भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। टेस्ट एंड ऑर्डर, डिसॉल्वर्ड सॉलिड हमारे रेंज में लाई कर रहा है, टोटल हार्डनेस भी रेंज में लाई कर रहा है, क्लोराइड सल्फेट सभी रेंज में लाई कर रहे हैं, फ्लोराइड्स भी, नाइट्रेट्स भी। अच्छा, कैल्शियम मैग्नीशियम सभी यहाँ पे रेंज में लाई कर रहे हैं। आयरन थोड़ा ज़्यादा है, कितना 3 mg/L। सो देयरफॉर ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ आयरन, आयरन तो करना ही है, साथ साथ टेस्ट, ऑर्डर एंड डिसइंफेक्शन तो हम जनरली करते ही हैं, ताकि हमारे पास, एंड मैंने आपको बोला था एट वार टाइम अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है या फिर इमरजेंसी के टाइम, उस टाइम आप डिसइंफेक्शन ही देते हो एंड उसका पर्टिकुलर नेम भी बोला था। क्लियर, उस टाइम आप खाली डिसइंफेक्शन ही देते हो, बाकी ट्रीटमेंट जो यूनिट्स हैं या फिर बाकी जो ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हो। सो डिसइंफेक्शन हम जनरली लास्ट पे देते ही हैं ताकि बैक्टीरिया की किलिंग वगैरह हो जाए। सो डी ऑप्शन इज द बेस्ट। बुक में कोई और ऑप्शन दिया होगा बट डी ऑप्शन जो हमारे पास है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। कास्ट आयरन पाइप
देखिए एक साइड से आपको पाइपर्स दी गई हैं एंड यहाँ से आपको जॉइंट्स दिए हैं, जब मैंने आपको जॉइंट्स बताए थे। नाउ देखिए अगर आप देखोगे जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कास्ट आयरन पाइप होती है, इसके लिए जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, हम जनरली स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट यूज़ करते हैं। फिर एस्बेस्टॉस की अगर बात करोगे, इसके लिए सिंपलेक्स जॉइंट ही हमारे पास यूज़ होता है। सो ए के लिए क्या बनेगा, ए के लिए 2 बनेगा, बी के लिए 1 बन रहा है। सो एक ही ऑप्शन बन रहा है, सो दैट इज बी हमारे पास, बाकी आपको चेक करने की नीड भी नहीं है। सो ए के लिए 2 एंड बी के लिए 1, यानी कि कास्ट आयरन के लिए स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट एंड एस्बेस्टॉस के लिए नेक्स्ट सिंपलेक्स जॉइंट बन रहा है। सो देयरफॉर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, the water supply to a house begins with the connections of the service pipe. With the municipal water mains, the connection comprise stopcock, gooseneck, ferrule, water meter. Now next आपसे क्या पूछ रहा है, the correct sequence. So यहाँ पे आपसे sequence मांग रहा है। Now we know that पहले हमारा ferrule लगेगा, ferrule के बाद हमारे पास क्या आएगा, ferrule के बाद gooseneck आता था, फिर हमारे पास सर्विस पाइप आती थी, याद है ना, सर्विस पाइप, ये सर्विस पाइप इसने नहीं दी है। अच्छा, फिर सर्विस पाइप के बाद क्या आएगा, स्टॉप कॉक आएगा, अच्छा स्टॉप कॉक आएगा एंड लास्ट में हमारे पास वाटर मीटर आएगा। सो ये हमारी सीक्वेंस रहती है, क्लियर, ये हमारे पास सीक्वेंस रहती है। सो देखिए ऑप्शंस क्या क्या बनेंगे। सो फेर्यूल हमारा 3, सो देखिए 3, सो या तो बी होगा या तो सी होगा। अच्छा 3 के बाद क्या दिया है, 1 मीन स्टॉप कॉक नहीं। सो 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद हमारे पास 2 आएगा, फिर 1, फिर 4। सो 3, सो पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4 लास्ट पे आएगा हमारे पास। सो दिस इज द सीक्वेंस हमारे पास। नेक्स्ट, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ रगसिटी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.01 to 0.02, gradient of pipe of a given diameter to carry the same flow at the same velocity will be basically again FM का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछे जाते हैं। V = 1/n, R 2/3, S naught 1/2, जो मैंने आपको मैनिंगस फार्मूला बताई थी सीवेयर के डिज़ाइन करते टाइम जब हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। सो दिस इज मैनिंगस फार्मूला हमारे पास। नाउ एस नॉट यहाँ पे है स्लोप, एस नॉट यहाँ पे क्या है स्लोप, एंड जो इसने कोफिशिएंट ऑफ रगसिटी बोला है, जो एन हमारे पास है मैनिंगस कोफिशिएंट, इसी को हम रगसिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम रगसिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। नाउ अगर आप देखोगे एन और एस नॉट के बीच रिलेशन, सो अगर आप एन को इधर लेके आओगे, सो एन इज प्रपोर्शनल टू एस नॉट 1/2। अच्छा नाउ अगर आप एस नॉट निकालना चाहोगे, सो एस नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/2, इधर आएगा, सो इट विल बी 1/2 है ना, ये पावर में कन्वर्ट होगा, सो इट विल बी एन स्क्वायर। सो एस नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है, द ग्रेडियंट ऑफ द पाइप आपको निकालना है कि ग्रेडियंट जो नया होगा वो कैसा होगा। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने n को डबल किया है, पहले 0.01 था, अब इसने इसको डबल किया है, मतलब 2 टाइम्स। सो इसने इसको 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, 2n, सो ऊपर स्क्वायर, सो इट विल बी हमारे पास 4n स्क्वायर, मीन्स ये 4 टाइम्स क्या होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, S01 / S02 = n1/n2 का स्क्वायर, वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, 0.01 / 0.02 वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप यहीं पे सोच सकते हो ये डबल हुआ है एंड यहाँ पे पावर है, सो अगर डबल हुआ पावर एंड यहाँ पे ऑलरेडी पावर है, सो ये डबल हुआ है, मीन्स इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए मैच लिस्ट 1/2, अगेन पाइप मटेरियल, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कंक्रीट सीवर, स्टोन वेयर सीवर, कास्ट आयरन सीवर, स्टील सीवर। नाउ कंक्रीट सीवर की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। अनस्यूटेबल वायर सॉइल कंटेन्स एक्सेसिव सल्फेट्स, आपको बताया था जो कंक्रीट होता है या फिर आरसीसी होता है, अगर सल्फाइड्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर, वहाँ पे क्रावन क्रोजन होता है जनरली। सो अनस्यूटेबल वायर सॉइल कंटेन्स एक्सेसिव सल्फेट। सो ए के लिए क्या बनेगा, ए के लिए हमारे पास 4 बनेगा, ए के लिए 4 बनेगा। फिर स्टोन वियर सीवर की अगर हम बात करें, एंड स्टोन वियर सीवर में मैंने क्या कहा था, जो सल्फाइड क्रोजन होता है, क्लियर, इसमें मैंने आपसे साल्ट ग्लेजिंग बताई थी, सल्फाइड क्रोजन बताया था। सो सल्फाइड क्रोजन को ये रेजिस्ट करता है। अब देखिए क्रोजन के आपके पास 2 ऑप्शन हैं, क्रोजन 2 आपको दिए हैं। क्रोजन रेजिस्टेंस इन मोस्ट नेचुरल सॉइल्स, रेजिस्टेंट टू क्रोजन फ्रॉम मोस्ट एसिड्स। नाउ स्टोन वेयर मैंने आपको बोला था सल्फाइड क्रोजन को अच्छे से रेजिस्ट करता है, एंड सल्फाइड क्रोजन जो है वो बेसिकली एसिडिक क्रोजन होता है। सो देयरफॉर हमारे पास बी के लिए क्या बन रहा है, 3 बन रहा है।
अच्छा, फिर कास्ट आयरन सीवर आपको पता है, सी फॉर कास्ट, सी फॉर क्रोजन। सो ये क्रोजन रेजिस्टेंस हमारे पास क्रोजन रेजिस्टेंट होता है। सो सी के लिए क्या बन रहा है, सी के लिए 2। फिलहाल आपने इतने देखे, ए के लिए 4, देखिए ए के लिए 4, बी के लिए 3, सी के लिए 2 एंड डी के लिए खुद से क्या बनेगा, 1 बनेगा। सो स्टील सीवर जो होता है कैन नॉट विथस्टैंड हाई एक्सटर्नल लोड हमारे पास। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो डी के लिए क्या बन रहा है, डी के लिए 1 बन रहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 194, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू of trickling filter sludge? It has a comparatively low sludge volume index. It is more difficult to dewater than activated sludge. It has a comparatively low concentration of sludge solid. It is bulky. Now जो हमारे पास ट्रिकलिंग फिल्टर होता था, इसकी एडवांटेजेस में मैंने आपको बताया था, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इसका हमारे पास क्या होता है, वो लो होता है। सो इट हैज़ कंपेरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। क्लियर। नेक्स्ट BOD is preferred to COD as an index of sewage concentration because BOD represents both carbonaceous and nitrogenous organic matter while COD may indicate carbonaceous matter only. सो ये बोल रहा है कि BOD दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोनेशियस एंड नाइट्रोजिनस। फिर BOD टेस्ट इज ईजियर टू परफॉर्म एंड गिव मोर रिलायबल रिजल्ट्स। नहीं, BOD काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, हैक्टिक होता है, 5 डेज के लिए आप करते हो। COD आप 3 घंटे में करते हो। COD है ना, 3 आवर्स का टाइम आपको बताया था। फिर BOD रिलेटेड स्पेसिफिकली टू पेट्रिसेबल ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ द मोस्ट ऑब्जेक्शनल सीवेज कॉन्स्टेंट। सो जी हाँ, ऑप्शन सी हमारे पास राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि BOD किसको रिलेट कर रहा था, BOD रिलेटेड स्पेसिफिकली टू पेट्रिसेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर। ये यहाँ पे बेसिकली पेट्रिसेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिनोट करता है एंड वही जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है पेट्रोसिबल वाला, वही बेसिकली एक प्रॉब्लम हमारे पास बनता है। जब मैंने आपको सॉलिड्स के बारे में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ सॉलिड हमारे पास 4 टाइप के सॉलिड। सो ऑर्गेनिक मैटर वाले सॉलिड्स हमारे पास स्पेशली बायोडिग्रेडेबल, वो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक होते थे। सो ऑप्शन सी इज राइट, BOD इज प्रेफर टू COD। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट यूनिट एंड इनका डिटेंशन टाइम। ग्रिड चैम्बर में ऑलरेडी आपको पता है कि जो टाइम TD हमारे पास होता है, इट इज़ जनरली 1 मिनट या 60 सेकंड। यहाँ पे 2 मिनट, 6 आवर, 2 आवर 20 डेज। सो देयरफॉर क्योंकि ये मिनट, ये आर, ये डेज, सो जो बेस्ट रहेगा, सो यहाँ पे हम 2 मिनट ले सकते हैं ग्रिड चैम्बर के लिए। सो ए के लिए क्या बनेगा, ए के लिए हमारे पास 2 बनेगा। प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सो प्राइमरी सेडिमेंटेशन एक्टिवेटेड स्लज, देन स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन में आपको पता है कि मंथ्स हमारे पास लगते हैं। सो डी के लिए हमारे पास क्या बनेगा, डी के लिए हमारे पास 4 बनेगा, डी के लिए 4। अब बचा प्राइमरी सेडिमेंटेशन एंड एक्टिवेटेड स्लज। नाउ यहाँ पे बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ सीवेज, क्योंकि सारे यहाँ पे जो यूनिट्स दिए हैं सीवेज के दिए हैं। नाउ प्राइमरी सेडिमेंटेशन की अगर आप बात करोगे, दैट इज बी ऑप्शन, यहाँ पे दैट इज हमारे पास बी ऑप्शन। इसमें मैंने आपको बोला था जनरली जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन है, इसमें आप जनरली 2 आवर्स ऑन एन एवरेज जाते हो। क्लियर। आप ऑन एन एवरेज सीवेज के लिए 2 आवर्स जाते हो। सो देयरफॉर 2 आवर्स हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो बी के लिए 3। सो बचा सी, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज जो हमारे पास है, इसमें जो डिटेंशन टाइम होता है, मे बी शायद नहीं बोला होगा, इट इज़ जनरली 4 to 8 आवर्स। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर। 4 to 8 आवर्स हमारे पास। सो अगर 4 to 8 आवर्स है डिटेंशन पीरियड, सो 6 आवर्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे इसके लिए क्या बनेगा, 1। So A2, B3, C1. So A2, B3, C1, D4. So B option will be the best and right option. Next, under Indian conditions, the average per capita contribution of BOD is. So ये भी आपको बताया था, generally it is 50 to 70 ग्राम per person per day. आप 80 भी ले सकते हो। क्लियर। Next, sewage sickness relates to sewage sickness, toxicity of sewage interfering with response to treatment, destruction of aquatic flora and fauna, reduction in the waste purifying capacity of soil, clogging। देखिए बताया था ना, clogging, excessive sewage जब आप कहाँ पे डालते हो, during disposal, किधर, जब आप सीवेज फार्मिंग वगैरह करना चाहते हो। क्लियर। सो उस टाइम सीवेज सिकनेस ऑकर करती है। सो क्लॉगिंग ऑफ पोर्स इन द सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सीवेज टू लैंड, ओबस्ट्रक्टिंग एरेशन लीडिंग टू सेप्टिक कंडीशंस। ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन हियर 199। देखिए अगेन मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी, एंड ये तो ऑलरेडी आपको आना चाहिए, वेस्ट पाइप, सॉइल पाइप, वेंट पाइप, एंटी साइफोनेज पाइप। बट यहाँ पे ऑप्शन आपको 5 दिए हैं, 1 to 5।
वेस्ट पाइप, सॉइल पाइप। नाउ सॉइल पाइप में आपको पता है कि एक्सक्रीटा कैरी होता है, वेस्ट पाइप में नो एक्सक्रीटा। सो देखिए, कैरीज वेस्ट वाटर, फिर कैरीज लिक्विड वेस्ट दैट डू नॉट इंक्लूड ह्यूमन एक्सक्रीटा। सो देयरफॉर ए के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज 2। सो देखिए, कैरीज लिक्विड वेस्ट दैट डू नॉट इंक्लूड ह्यूमन एक्सक्रीटा, दैट इज वेस्ट पाइप। बी सॉइल पाइप, सॉइल पाइप में क्या कैरी होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। देखिए, सो बी के लिए 4 बनेगा। सो ए का 2, बी का 4। आप देख सकते हो कि आपके ऑप्शंस बन रहे हैं। आप अच्छा यहाँ पे इतने ही हैं। सो ए का 2, बी का 4। फिर फर्दर हम देख लेते हैं, हम बाकी भी देख लेते हैं। वेंट पाइप, नाउ वेंट पाइप में देखिए, वेंट पाइप में देखिए क्या बनेगा, प्रोवाइडर्स प्रेशर वाटर सील, प्रेशर वाटर सील किसके लिए बनेगा, एंटी साइफोनेज के लिए। सो डी के लिए क्या बनेगा, 3। फिर हम सी के लिए देखते हैं, कैरीज लिए। सो सी के लिए सीधे 5 बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ईयर की बात हो रही है। सो प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ ईयर टू और फ्रॉम ए ड्रेनेज सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वैक्यूम प्रेशर्स एंड एक्सेसिव प्रेशर्स एंड प्रोवाइड escape फॉर fuel गैसेस। सो देयरफॉर सी के लिए जो ऑप्शन बनेगा दैट इज़ 5। सो आप ऑप्शन फिर मैच करा सकते थे अगर आपने चीज़ें याद की होंगी या फिर आपने चीज़ें समझी होंगी। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।